चोरी करने वाली बहू। गांव भर में रुक्मिणी के चतुराई की चर्चा थी। वह एक सुंदर, तेजतर्रार और चालाक लड़की थी। लेकिन उसकी चालाकी का इस्तेमाल वह अपने स्वार्थ के लिए करती थी। बचपन से ही उसे दूसरों की चीजों को चुराने में मजा आता था। शुरू में उसने छोटी मोटी चीजें चुराईं, कभी मिठाई, कभी खिलौने। उसके माता पिता उसकी इस आदत से अनजान थे और गांव वालों को भी यह आदत एक बचकानी हरकत लगती थी। लेकिन जैसे जैसे रुक्मिणी बड़ी हुई, उसकी चोरी करने की आदत भी बढ़ती गई। गांव में हर किसी को पता था कि रुक्मिणी का हाथ बहुत तेज है। वह अपनी मीठी मुस्कान और भोली सूरत से किसी को भी बेवकूफ बना सकती थी। उसके कई रिश्ते तय हुए, लेकिन चोरी की आदत की वजह से कोई भी रिश्ता ज्यादा दिन नहीं टिक पाया। फिर एक दिन गांव के धनी और प्रतिष्ठित व्यक्ति हरिप्रसाद के बेटे मोहन का रिश्ता रुक्मिणी के साथ तय हो गया। हरिप्रसाद ने अपनी पत्नी पार्वती से कहा, रुक्मिणी की आदतें मुझे सही नहीं लगती, लेकिन लड़के को लड़की पसंद है तो हमें भी मान लेना चाहिए। शायद शादी के बाद वह सुधर जाए। पार्वती ने भी हामी भर दी। उसे भी यही उम्मीद थी कि शादी के बाद रुक्मिणी अपनी आदतें छोड़ देगी। लेकिन गांव में इस रिश्ते की खूब चर्चा हुई। लोग कानाफूसी करने लगे। हरिप्रसाद जी को पता नहीं क्या सूझा, जो उन्होंने रुक्मिणी को अपनी बहू बना लिया। शादी धूमधाम से हो गई। रुक्मिणी अब हरिप्रसाद के घर की बहू बन चुकी थी। लेकिन उसकी आदतें नहीं बदलीं। वह अब भी छोटी मोटी चीजें चुराती रहती। कभी घर के बर्तन, कभी गहने, कभी पैसे। पहले पहले तो पार्वती को लगा कि शायद घर में कोई बाहरी आदमी आकर चीजें चुरा रहा है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि घर की चीजें तभी गायब होती हैं जब रुक्मिणी आसपास होती है, तो उन्हें शक होने लगा। एक दिन पार्वती ने अपने गहनों के संदूक में से एक कीमती हार गायब पाया। उसने पूरे घर में ढूंढा, लेकिन हार नहीं मिला। उसने रुक्मिणी से भी पूछा, लेकिन रुक्मिणी ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, मां जी, मैं तो घर का कामकाज कर रही थी, मुझे कुछ नहीं पता। पार्वती को लगा कि वह झूठ बोल रही है। उसने अपने पति हरिप्रसाद को यह बात बताई। हरिप्रसाद ने कहा, देखो, बिना सबूत के हम रुक्मिणी पर आरोप नहीं लगा सकते। हमें सावधान रहना होगा और उसकी हरकतों पर नजर रखनी होगी। अगले कुछ दिनों तक पार्वती और हरिप्रसाद ने रुक्मिणी पर कड़ी नजर रखी। उन्होंने देखा कि जब भी रुक्मिणी अकेली होती, वह घर के कोने कोने में छानबीन करती रहती थी। एक दिन पार्वती ने रुक्मिणी को संदूक में हाथ डालते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। रुक्मिणी, यह तुम क्या कर रही हो? पार्वती ने गुस्से में पूछा। रुक्मिणी सकपका गई और बोली, मां जी, मैं तो सिर्फ देख रही थी कि यहाँ क्या क्या रखा है। लेकिन पार्वती जानती थी कि वह झूठ बोल रही है। उन्होंने हरिप्रसाद को बुलाया और कहा, देखो, मैंने इसे खुद चोरी करते हुए देखा है। हमें कुछ करना होगा। हरिप्रसाद ने रुक्मिणी से पूछा, रुक्मिणी, तुमने जो भी चुराया है, वह सब वापस कर दो। हमें कोई सजा नहीं देनी है, बस हम चाहते हैं कि तुम अपनी आदत सुधार लो। रुक्मिणी ने सिर झुकाकर कहा, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं अपनी आदत नहीं छोड़ पा रही हूँ। हरिप्रसाद और पार्वती ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे रुक्मिणी की इस आदत को कैसे सुधारें। आखिरकार हरिप्रसाद ने सोचा कि शायद समय के साथ रुक्मिणी बदल जाएगी। लेकिन रुक्मिणी की आदतें दिन ब दिन बिगड़ती गईं। वह अब सिर्फ घर की ही नहीं, बल्कि आस पड़ोस के घरों की भी चीजें चुराने लगी थी। लोगों को शक होने लगा कि हरिप्रसाद के घर की बहू ही चोरी कर रही है, लेकिन कोई भी सीधे तौर पर कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। एक दिन गांव में एक बड़ा समारोह था। हरिप्रसाद और पार्वती अपने परिवार के साथ वहां गए थे।
रुक्मिणी ने भी समारोह में जाने की तैयारी की, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। वह समारोह में जाने के बजाय आसपास के घरों में घुसकर कीमती सामान चुराने का मौका तलाश रही थी। उसने एक के बाद एक कई घरों में चोरी की। उसने गहने, पैसे और कीमती सामान चुराए। वह सोच रही थी कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और वह आसानी से बच निकलेगी। लेकिन इस बार उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। गांव के कुछ युवकों ने उसे चोरी करते हुए देख लिया और उसकी हरकतों को पकड़ने के लिए उसका पीछा किया। उन्होंने रुक्मिणी को रंगे हाथों पकड़ लिया और गांव के चौराहे पर ले आए। वहां पहले से ही कई लोग इकट्ठा थे और रुक्मिणी की चोरी की आदत के बारे में चर्चा कर रहे थे। एक बुजुर्ग ने कहा, हमने पहले ही कहा था कि यह लड़की ठीक नहीं है। देखो, आज रंगे हाथों पकड़ी गई है। हरिप्रसाद और पार्वती भी वहां पहुंच गए थे। उन्होंने देखा कि उनकी बहू को चोरी के आरोप में पकड़ा गया है। पार्वती की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी बहू ऐसा काम करेगी। हरिप्रसाद ने रुक्मिणी से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने चोरी की। रुक्मिणी ने रोते हुए कहा, मैं नहीं जानती पिताजी। यह एक बुरी आदत है जो मैं छोड़ नहीं पा रही हूं। मुझे माफ कर दीजिए। गांव वालों ने कहा, माफ करना अब कोई हल नहीं है। इसे सजा मिलनी चाहिए ताकि यह सुधर सके। हरिप्रसाद ने गांव वालों से कहा, हमें इसे सुधरने का एक मौका देना चाहिए। अगर यह फिर से चोरी करते हुए पकड़ी गई तो हम इसे खुद गांव से निकाल देंगे। गांव वालों ने हरिप्रसाद की बात मान ली और रुक्मिणी को एक और मौका दिया गया। लेकिन इस बार उसे अपने किए पर सच्ची पछतावा था। उसने समझ लिया था कि उसकी आदतें उसे और उसके परिवार को शर्मिंदा कर रही हैं। उसने अपने आप से वादा किया कि वह अब कभी चोरी नहीं करेगी और एक नई शुरुआत करेगी। घर लौटकर रुक्मिणी ने अपने सास-ससुर और पति से माफी मांगी। उसने कहा, मैंने जो किया उसके लिए मुझे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आप सबका विश्वास फिर से जीतना चाहती हूँ और अपने आप को सुधारना चाहती हूँ। पार्वती ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, हम तुम्हें एक और मौका देंगे रुक्मिणी। लेकिन याद रखना, अगर तुमने फिर से कोई गलती की तो तुम्हें हमसे कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। रुक्मिणी ने अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने का फैसला किया। उसने गांव के मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना की और अपनी आदतों को सुधारने की प्रतिज्ञा की। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और उन्हें नैतिकता और ईमानदारी का पाठ पढ़ाने लगी। उसने अपना समय समाज सेवा में लगाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे गांव वालों का विश्वास फिर से जीतने लगी। समय बीतने के साथ रुक्मिणी की मेहनत और समर्पण ने उसके चरित्र को पूरी तरह से बदल दिया। लोग अब उसकी तारीफ करते थे और उसे एक अच्छे इंसान के रूप में देखने लगे थे। उसने अपने परिवार का मान सम्मान वापस जीत लिया था और अब वह अपनी पुरानी आदतों से दूर एक नई जिंदगी जी रही थी। समाप्त। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि गलतियों से इंसान का सुधार हो सकता है, बशर्ते कि उसमें अपने आप को बदलने की सच्ची इच्छा हो। रुक्मिणी ने अपनी गलतियों से सीखा और अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया। हम सबको भी चाहिए